सभी को सुप्रभात। कक्षा 8 विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव एवं मित्र। इस पाठ में अपन ने लगभग जो बातें थी उनका अध्ययन कर लिया है। एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। टॉपिक है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कि नाइट्रोजन जो है यौगिकीकरण या स्थिरीकरण। नाइट्रोजन सामान्यतः जैसे अपन ने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव जो है उनका अपना अलग अलग रोल है। उसी में से सूक्ष्म जीवों का एक कार्य है नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में बदलना। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नाइट्रोजन का मूल स्रोत जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो तत्वीय नाइट्रोजन भी कही जा सकती है। अर्थात ये जो नाइट्रोजन है वो तत्व के रूप में है, तत्व के रूप में, परंतु जैसे परमाणु अवस्था की जो कौन सी अवस्था में है, अणु अवस्था में। तो ये जो तत्वीय नाइट्रोजन है वो किस प्रकार भूमि पर पहुंचती है, किस प्रकार भूमि पर पहुंचने के पश्चात इसको उसके यौगिकों में बदला जाता है, और किस प्रकार पेड़ पौधों द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है, और किस प्रकार ये जीवों तक जाती है और जीवों से किस प्रकार वापस रोटेट होती है, उसके बारे में अपन आज यहाँ पे इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले आती है तत्वीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण की परिभाषा। जो तत्वीय नाइट्रोजन है अर्थात जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो है तत्वीय नाइट्रोजन। इस तत्वीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदलना। जो तत्वीय नाइट्रोजन है या अपन सीधा कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदलना नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण कहलाता है। ये परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा आपको 1 नंबर की पूछी जा सकती है। ये जो यौगिकीकरण प्रक्रिया है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, ये 2 रूप से हो सकता है। एक होता है जैविक और दूसरा हो जाएगा अजैविक। एक हो जाएगा जैविक और दूसरा हो गया अजैविक। तो अजैविक नाइट्रोजन का यौगिकीकरण और जैविक नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, अर्थात दोनों तरीके से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदली जा सकती है। तत्व नाइट्रोजन का यौगिकीकरण जो है अजैविक और जैविक दोनों प्रकार से हो सकता है। अजैविक का मतलब बिना किसी जीव की सहायता से, इसमें किसी भी जीव का कोई योगदान नहीं होता। अर्थात जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बिना किसी जीव की सहायता से या बिना किसी जीव की मदद से ये जो है वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदलते हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है, 78% होती है। 78% लगभग अपन मानते हैं। इसमें से 8% जो नाइट्रोजन है, केवल 8%, ये 8% नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन चक्र के रूप में या इस वायुमंडल से भूमि पे, भूमि से जीवों में, जीवों से वापस वायुमंडल में चलती रहती है। तो ये जो 8% नाइट्रोजन है किस प्रकार से नाइट्रोजन यौगिकों में बदल रही है। तो अजैविक का मतलब होता है बिना किसी जीव की सहायता से। तो जब आकाश में बिजली कड़कती है तो आकाश में बिजली के कड़कने से यह नाइट्रोजन क्या होगी, टूटेगी। अर्थात N2 टूटेगा और वो किसके साथ में क्रिया करेगी, O2 के साथ में क्रिया करेगी। अर्थात नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया होगी जिसके फलस्वरूप NO नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा। यदि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो वहां पे NO2 का निर्माण होगा, नाइट्राइड का निर्माण हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाएगा डाइऑक्साइड के रूप में। तो इस प्रकार से ये जो नाइट्राइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्राइड जो है ये क्या करते हैं, वर्षा जल के साथ में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और वर्षा जल के साथ में जब इसकी क्रिया होगी अर्थात H2O के साथ में क्रिया, H2O के साथ क्रिया होगी और इसके क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, ये अम्लों में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगी, ये अम्लों में बदल जाएगी। अब ये जो अम्ल होंगे वो भूमि पर बरसात के साथ में कुछ मात्रा में आएंगे। तो जब ये भूमि पर बरसात के रूप साथ में आएंगे तो भूमि पर पाए जाने वाले जो क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय जो लवण है या क्षारीय पदार्थ है, उनके साथ में क्रिया होने से ये क्या होगी, नाइट्रेटों के रूप में बदल जाएगी। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, इस प्रकार से इनके क्या बन जाएंगे, नाइट्रेट बन जाएंगे। तो नाइट्रेट जो होंगे उसको वो नाइट्रेट युक्त जो यौगिक है
उनको पेड़ पौधे क्या करेंगे, मृदा जल से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया अजैविक नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, अर्थात बिना किसी चीज की सहायता से। इसी प्रकार कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो है वो सामान्यतः जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन उससे सीधा संपर्क करके भी नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदलने का कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब इस अभिक्रिया में अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा तत्व नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदलना नाइट्रोजन का जैविक यौगिकीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, जैविक यौगिकीकरण कहलाता है। इस संपूर्ण चीज को अपन नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं, अर्थात नाइट्रोजन चक्र जो होगा उसकी सहायता से अपन इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र में क्या होगा, इसको अपन आगे लेते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो सकता है, इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो सामान्यतः जो तत्व नाइट्रोजन है वायुमंडल में, अर्थात नाइट्रोजन चक्र की यदि अपन बात करें तो नाइट्रोजन चक्र में क्या होगा, नाइट्रोजन चक्र, इसमें क्या होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, अर्थात ये हमारा वायुमंडल है और वायुमंडल में क्या है, N2 है, नाइट्रोजन वायुमंडल में है। इस नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे कितने परसेंट है, 78% है। कितने परसेंट है, 78% है। इस 78% नाइट्रोजन की जो मात्रा है, अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन का वायुमंडल से, यानी सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र की अपन परिभाषा की बात करते हैं कि नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। तो इससे पहले अपन एक बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र की, जैव भू रासायनिक चक्र की। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, रासायनिक पदार्थों का भूमि से जीवों में और जीवों से वापस भूमि पे आना, अर्थात भूमि से जीव में गए और भूमि से वापस कहां पे आ गए, भूमि जीव से वापस किस में आ गए, भूमि पे आ गए। तो ये कहलाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। इसी प्रकार ये भी एक जैव भू रासायनिक चक्र का ही भाग है। तो यहाँ पे ये वायुमंडल में है, इसका मतलब ये गैस है, गैस वायुमंडल में पाई जाएगी। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है वायुमंडल से भूमि पे और भूमि से जीव में और जीवों से पुनः वायुमंडल में जो जाती है या भूमि से पुनः वायुमंडल में जाती है, इस संपूर्ण चक्र को अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन चक्र बोलेंगे। इसका मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन आए और वापस कहां पे चलेगी, वायुमंडल में चलेगी। तो ये नाइट्रोजन चक्र इस प्रकार से पूरा हो जाता है। तो सामान्यतः अपन देखते हैं कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका वायुमंडल में जो आते हैं जीवों में आते हैं, जीवों से किस प्रकार से ये वापस भूमि से जीवों में और जीवों से वापस वायुमंडल में किस प्रकार जाती है। तो इस प्रक्रिया को वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका यौगिक के रूप में बदलना अति आवश्यक है, अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन यदि यौगिक के रूप में नहीं बदलेगी तो इसका मतलब उसके बिना पेड़ पौधे क्या करेंगे, इसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं होंगे। तो बात बहुत तक ये पूछे, इसका मतलब इसका यौगिकीकरण होना जरूरी है। तो यौगिकीकरण की अपन ने चर्चा की कि दो प्रकार का हो गया, एक अजैविक हो गया, एक कौन सा हो गया, जैविक हो गया। तो अजैविक नाइट्रोजन का यौगिकीकरण की जिसे अपन ने चर्चा की, तो इसका मतलब नाइट्रोजन कैसे पहुंच सकती है, एक तो अजैविक रूप से पहुंच सकते हैं। अजैविक किससे होगा, बिजली की कड़क से, बिजली की कड़क, बिजली की कड़क से। तो बिजली की जब कड़क होगी तो ये 8% जो नाइट्रोजन है वो अजैविक रूप से नाइट्रोजन के किस में बदलेगी, यौगिक में बदलेगी। तो अजैविक यौगिकीकरण हो गया है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति हो सकती है कि नाइट्रोजन के यौगिक जो है जीवाणु के माध्यम से, जीवाणु या शैवाल उनके माध्यम से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हो और ये कहां पे पहुंच गई, भूमि पे पहुंच गई। इसका मतलब नाइट्रोजन के यौगिक चाहे वो जैविक प्रक्रिया से हो चाहे अजैविक प्रक्रिया से हो, दोनों तरीके से किस में बदल जाता है, यौगिक में बदल जाता है। और वो यौगिक वहां पे पहुंच गए, भूमि पर पहुंच गए। इस प्रकार से यौगिक कहां पे आ गए, भूमि पे आ गए। अब भूमि पे जो नाइट्रोजन है, भूमि पे जो नाइट्रोजन है, इसका अजैविक और जैविक दोनों प्रकार से हुआ। तो अजैविक में जैसे अपन ने बात की कि तड़ित झंझा, अर्थात या तड़ित बिजली जब आकाश में चमकेगी बरसात के मौसम में, उस समय नाइट्रोजन टूटेगी और टूटने पे ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और क्रिया करके अपने यौगिकों के रूप में या अम्लीय पदार्थों के रूप में भूमि पर आएगी और उनकी क्रिया सारे पदार्थों से होगा, सारे तत्व से होगा, जो क्या करेंगे, क्रिया करके उनके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्थात अजैविक हो गया। दूसरा जीवाणु या नीले हरे शैवालों द्वारा सीधा उसको बदला जा सकता है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी प्रक्रम से हो, चाहे अजैविक हो चाहे जैविक हो,
दोनों परिक्रम के माध्यम से ये भूमि पे आ गई। भूमि पे आने के बाद में इसको कौन ग्रहण करेगा? पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे। तो यहाँ से किस में चलेगी? ये पादपों में चलेगी। तो नाइट्रोजन को किसने ग्रहण कर लिया? पादपों ने ग्रहण कर लिया। पादपों ने ग्रहण कर लिया। दूसरा, इन पादपों को कौन खा गए? जंतु खा गए। तो पौधों से किस में आ गई? है जंतु में आ गई। ठीक है। अब पौधा मर गया, मान लो पौधा मर गया, या जंतु भी मान लीजिए क्या हो गया? मर गया। दोनों बातें हो सकती है। तो पादप या जंतु दोनों यदि मृत अवस्था में है तो वो क्या होंगे? उनके अवशिष्ट होंगे। वो क्या होंगे? अवशिष्ट होंगे। तो ये हो जाएंगे इनके अवशिष्ट, पेड़ पौधों के अवशिष्ट या पादपों के अवशिष्ट। तो पादपों के अवशिष्ट या जंतुओं के दोनों के जो अवशिष्ट है, उन अवशिष्टों में क्या पाई जाती है? दोनों के अवशिष्टों में क्या पाई जाएगी? नाइट्रोजन पाई जाएगी, क्योंकि प्रोटीन होंगे, साथ में एमिनो अम्ल भी होंगे। अवशिष्ट पदार्थों में एमिनो अम्लों की मात्रा होगी। अब ये जो एमिनो अम्ल होंगे, ये अवशिष्ट पदार्थों के रूप में एमिनो अम्ल इसमें पाए जाएंगे। उन एमिनो अम्लों में नाइट्रोजन की मात्रा है। अब जो जिसे अपने कहते हैं सड़न प्रक्रिया के माध्यम से, तो ये जो अवशिष्ट पदार्थ है जिसमें एमिनो अम्ल पाए जा रहे हैं, उनका क्या होगा? अमोनियाकरण होगा। क्या होगा? अमोनियाकरण होगा। अमोनियाकरण क्या हो जाएगा? अमोनियाकरण हो जाएगा। और अमोनियाकरण होने से किस में बदलेगी? अमोनिया में बदलेगी। अर्थात नाइट्रोजन किस में बदलेगी? अमोनिया में बदलेगी। इस प्रकार से ये अमोनिया में बदलेगी। तो ये जो कार्य होता है, तो यहाँ पे कई बार आता है अमोनियाकरण। हालांकि आपके लेवल के हिसाब से नहीं आएगा अमोनियाकरण, परिभाषा इसकी नहीं पूछ जाएगी आपको, क्योंकि आपके चक्र डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अमोनियाकरण का मतलब क्या है? एमिनो अम्लों का अमोनिया में बदलना। तो ये क्रिया होती है एक विशेष प्रकार के जीवाणु से, उसका नाम होता है बैसिलस रेमोसस। क्या नाम होता है? बैसिलस रेमोसस। बैसिलस रेमोसस क्या नाम हो जाएगा? बैसिलस रेमोसस। ये जीवाणु है। बैसिलस रेमोसस नामक जीवाणु क्या करेगा? अमोनिया में बदलने का काम करेगा। और क्रिया क्या कहलाएगी? अमोनियाकरण कहलाएगी। ठीक है। अब ये अमोनिया में बदल गया। अब ये जो अमोनिया है उसका ऑक्सीकरण होगा। इस अमोनिया का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण की फलस्वरूप क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ में इसकी क्रिया होगी। और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया होने से किसका निर्माण होगा? नाइट्रेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? नाइट्रेट का। तो अमोनिया से नाइट्रेट जो बनती है, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नाइट्रीकरण। क्या कहलाएगा? नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण कहलाएगा ये। अर्थात अमोनिया नाइट्रेट में बदल गई। तो ये क्रिया दो टुकड़ों में होती है। पहले चक्र में राउंड में क्या होगा? पहले में होगा नाइट्रोसोमोनास। ये जीवाणु क्या करेगा? इसको बदलेगा NO2 में, अर्थात नाइट्राइड में बदलेगा। किसमें बदलेगा? नाइट्राइड में। किसमें बदलेगा? नाइट्राइड में, अर्थात O2 जुड़ेगी, ऑक्सीकरण होगा। फिर नाइट्राइड का ऑक्सीकरण होगा, अर्थात NO2 का ऑक्सीकरण होगा, और क्या बन जाएगी? NO3 बन जाएगी। NO3 ये हो गई NO2। ये क्या हो गई? NO2। तो नाइट्राइड का नाइट्रेट में बदलना दूसरे ये पहला चरण हो गया, और ये क्या हो गया? दूसरा चरण। दो चरणों में ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसमें इसका अमोनिया किसमें बदलेगी? नाइट्रेट में बदलेगी। अमोनिया जो नाइट्रेट में बदलेगी, ये नाइट्रेट भूमि पे, कहां पे? भूमि पे। इसका मतलब इसको वापस पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। वापस पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन थी वो चक्र से वापस क्या होगी? बाहर होगी। ये चक्र में शामिल है नहीं है। परंतु दूसरी स्थिति क्या है? ये जो नाइट्रेट है इसको तोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको तोड़ा जाएगा। और तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको अपन बोलते हैं विनाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण। अर्थात नाइट्रेट टूटेगा किसमें? N2+O2 में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का निर्माण होगा, दोनों किस रूप में? गैसों के रूप में। तो गैसें वापस कहां पे चली जाएगी? वायुमंडल में चली जाएगी।
तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानेंगे। अर्थात यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र क्या होगा, पूरा हो गया। अर्थात वायुमंडल से नाइट्रोजन आई और वापस कहां पे लौट पे चलेगी, वायुमंडल में लौट के चलेगी। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जब पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन का यौगिक नाइट्रोजन चक्र पूरा हो गया। दूसरी स्थिति, आजकल अपन क्या कहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से या कुछ जो संश्लेषित स्रोत है अपने कृत्रिम स्रोतों के माध्यम से यौगिकों में बदलते हैं और इसको वापस अपन वायुमंडल, जैसे यूरिया खाद अपन बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाया जाता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, सुपर फास्फेट वगैरह में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसका स्रोत तो वायुमंडल ही होगा, तो वायुमंडल से आएगी उद्योग धंधों के माध्यम से, अर्थात औद्योगिकरण के माध्यम से अपन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल सकते हैं और वो यौगिक अपन खेती में काम में लेंगे और वापस जब वो खेती में काम आएंगे टूटने के पश्चात वापस कहां पे जाएंगे, वायुमंडल में चले जाएंगे। इसका मतलब दोनों तरीके से, उससे भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में जा रही है। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी किसी भी तरीके से वायुमंडलीय नाइट्रोजन भूमि पे आए और भूमि से ज्यों से होते हुए वापस वायुमंडल में लौट जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानेंगे। ये एक प्रकार का गैसीय चक्र है जिससे ये जो जीवों द्वारा नाइट्रोजन को काम में लिया जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र आपका पूरा हुआ। ये पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर जो है वैसे काफी हद तक आपको बताए जा चुके हैं, इनके बारे में बाद में जानकारी आपको और मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आई थी, नाइट्रीकरण। परीक्षा में यहां से प्रश्न आता है, नाइट्रीकरण क्या है, अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण करने वाले दो जीवाणु के नाम बताओ। एक तो क्या, नाइट्रोसोमोनास, और एक यहाँ पे कौन सा होगा, नाइट्रोबैक्टर होगा। कौन सा होगा, नाइट्रोबैक्टर। ये किसमें बदलेगा, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। तो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर का विशेष नाम आपको याद रखना है। छोटे प्रश्न के रूप में यहाँ से अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन को पेड़ पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में, और विशेष तौर से किसके रूप में ग्रहण करेंगे, नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ओके।